मैंने इसराइली लहजे में कहा, जो भी जानते हो बताओ। वो थोड़े तामुल के बाद बोला, रफीक सियाल के ज़माने में चौधरी दिलदार थाने आता रहता था। इन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। मुझे चौधरी ज़रा अच्छा नहीं लगता। बस इधर अहमदनगर में मेरे चाचा चाची रहते हैं, इसलिए चौधरी दिलदार के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल सकता। आप पर तो मुझे पक्का एतमाद है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। चौधरी दिलदार कोई शरीफ आदमी नहीं है। मुस्तफा की राय मेरी तफ्तीश के लिए नए तरफ वाह कर रही थी। रफीक सियाल को हटाकर मुझे इस थाने में तैनात किया गया था। इस वाक़े का इतना दुख ही चौधरी दिलदार को भी हुआ होगा जितना खुद साबिक थाना इंचार्ज को। मैं इस वक्त जिस नामालूम और बदकिस्मत औरत के कत्ल की तफ्तीश कर रहा था, खोज के बाद इसका ताल्लुक चौधरी के डेरे से साबित हो रहा था। इस सनसनीखेज ताल्लुक के सामने आने के बाद चौधरी के डेरे को चेक करना नहायत ही जरूरी हो गया था। मैंने कांस्टेबल मुस्तफा को साथ लिया और डेरे की तरफ रवाना हो गया। इस डेरे और मेरे थाने के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। 15 मिनट में हम बआसानी वहां पहुंच सकते थे। लिहाजा हमने पैदल जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, इसलिए लोगों के हमारी तरफ मुतवज्जो होने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। इसके बावजूद भी हमने वो रास्ता पकड़ा जो वादी से थोड़ा हटकर नहर के किनारे के साथ साथ इस तरफ जाता था। इस मुख्तसर से सफर के दौरान हमारे दरमियान गुफ्तगू भी हो रही थी। अचानक मुझे एएसआई शहजाद का ख्याल आ गया। मैंने मुस्तफा से पूछ लिया, तुम एएसआई शहजाद को किस हद तक जानते हो? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसके चौंकने को मैंने इसकी तेजी से मुड़ती हुई गर्दन के सबब महसूस किया था, क्योंकि रात की तारीकी चेहरे के तसरात को देखने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। साथ ही इसकी आवाज से भी तशवीश झलकने लगी। वो बोला, मलिक साहब, क्या आप ये सवाल किसी खास हवाले से कर रहे हैं? हाँ, खास हवाला ही समझ लो, मैंने कहा। और वो हवाला तुम ही हो? मैं? इसकी तशवीश उलझन में बदल गई। मैं किस तरह मलिक साहब? मैंने महसूस किया शहजाद तुमसे बड़ी गहरी मोहब्बत करता है। मैंने कहा, हमारे दरमियान कभी ऐसा रिश्ता इस्तवार नहीं हो सका। तुम ठीक कहते हो मुस्तफा, मैंने तायदी लहजे में कहा। फिर शहजाद से होने वाली मुलाकात का तस्करा करने के बाद कहा, मैंने महसूस किया है वो तुमसे शदीद हसद करता है। इसकी वजह तुम ही बता सकते हो। वो हसद से भी चार आगे बढ़कर मुझसे सख्त नफरत करता है मलिक साहब, और इसकी एक खास वजह है। मैंने मज़कूरा वजह दरियाफ्त की तो इसने बताया कि ऐसा इंतहाई नाकाबिल एतबार शख्स है। वो इस लिहाज से कि साबिक थाने इंचार्ज से इसकी बहुत बनती थी। रफीक सियाल को जिन इल्जामात और बदअनवानियों की बाइस यहाँ से हटाया गया था, इन मामलात में शहजाद इसके मामन के तौर पर काम करता रहा था। शहजाद के चौधरी दिलदार से भी बड़े से ताल्लुकात थे, बल्कि बाज़ मामलात में शहजाद चौधरी और रफीक सियाल के दरमियान पुल का काम करता रहा था। मुस्तफा की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, भाई फिर तो ये अपना एएसआई बहुत ही खतरनाक बंदा है। बिल्कुल जनाब, इस पर भरोसा करना काम को खराब करने के मुतरादिफ है। मुस्तफा ने कहा, शहजाद से मुलाकात के वक्त मुझे जो बात चुभ रही थी और इसका सबब समझ में नहीं आ रहा था, वो मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया था। वो मकार शख्स मेरे सामने भरपूर अदाकारी से काम ले रहा था। मैंने दिल में तैयार कर लिया कि शहजाद को ये पता नहीं चलने दूंगा कि मैं इसकी असलियत से वाकिफ हो चुका हूँ। इस अदाकार को मैं बेखबरी में अदाकारी की मार ही मारूंगा। इस सिलसिले में मैंने मुस्तफा को भी जरूरी बातें समझा दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं शहजाद की मौजूदगी में इसे डांट डपट करूँ तो वो खामोशी से सर झुकाकर सुनता रहे। इस तरह मैं शहजाद को ये तासुर देना चाहता हूँ कि कांस्टेबल मुस्तफा की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं। मेरे इस रवैये के नतीजे में शहजाद खुलकर सामने आ सकता था। किसी अयार और फ्रेबी शख्स को मुकर्रम फ्रेब ही से चित किया जा सकता था। मैंने मुस्तफा से कहा, कल तुम थाने आने के बजाय सादा लिबास में सीधे जंगल की तरफ चले जाना और इस मकाम के आसपास रहकर खोजी ताजदीन का इंतजार करना, जहाँ इसने खुरे के सिलसिले में कोई निशानी वगैरह लगा रखी है। मैं ताजदीन को समझाकर इधर रवाना कर दूंगा। ठीक है मलिक साहब। वो मुझसे इत्तफाक करते बोला, जो आपका हुक्म मैं वही करूंगा। मैंने कहा, जब तुम लोगों का काम मुकम्मल हो जाए और इस काम के नतीजे तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम खोजी को फारिग कर देना। इसे अपने साथ थाने लाने की जरूरत नहीं। इसकी मदद और ताउन की अगर मजीद ज़रूरत महसूस हुई तो हम दोबारा इसकी खिदमत हासिल कर लेंगे। इसके बाद तुम वर्दी पहनकर थाने आ जाना। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को मुकम्मल करते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अमले के हर शख्स खुसूसन शहजाद से तुम्हारे बारे में अफसार करूंगा। जाहिर है किसी को तुम्हारी गैर हाजिरी का इल्म नहीं होगा। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे बगैर इतला गायब होने पर मुझे तुम्हें डांटने का मौका मिल जाएगा। जब तक रूरी मर्डर केस हल नहीं हो जाता, हमें ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है और ये केस हम दोनों मिलकर हल करेंगे। इस थाने और इस इलाके के तुरम खानों को मैं बाद में ठीक कर लूंगा। मैं महसूस कर रहा हूँ, बल्कि देख रहा हूँ, यहाँ तो आवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। एक लम्हे का तवक़ुफ़ करके मैंने पुरवसुख लहजे में कहा, बस चंद दिन की बात है। हम बातें करते और मंसूबे बनाते हुए डेरे पर पहुंच गए। चौधरी दिलदार का डेरा भी आम डेरों जैसा ही था। एक कुशादा आता में पिछली जानिब 3 कमरे बने हुए थे। इनके आगे वसी और सहन था जिसमें 3-4 दाख भी लगे हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो डेरे का दाखिली गेट खुला हुआ था। वो इतना बड़ा गेट था कि कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली या ट्रक आसानी इसमें से अंदर दाखिल हो सकता था। मुस्तफा ने कहा, मलिक साहब आ जाएं, इत्तफाक से गेट खुलवाने की जरूरत नहीं है, मगर इजाजत लेने की जरूरत है। मैंने अटल लहजे में कहा। कांस्टेबल मेरी बात की तह में पहुंच गया। इसने कदरे अंदामत से इस बात में सर हिलाया
और आगे बढ़कर खुले हुए गेट के पट पर दस्तक देने लगा। इस दस्तक के जवाब में एक हट्टा कट्टा शख्स नमदार हम पर निगाह पड़ते ही वो गड़बड़ा गया। इसने तारीकी के बावजूद भी हमारी वर्दियां देखकर सूरत हाल की संगीनी को भांप लिया था। एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो अचानक भाग खड़ा होगा, लेकिन अगले लम्हे इसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। बड़े संभले हुए लहजे में बोला, आइए सरकार आइए, इस वक्त डेरे की तरफ खैरियत तो है ना थानेदार साहब। इसकी बात से बहुत सी अहम चीजें खुलकर सामने आ गई। नंबर 1 वो हमें इस डेरे पर देखकर घबरा गया था। नंबर 2 इसे अपने अज़ाब पर अच्छा खासा कंट्रोल हासिल था, क्योंकि इसने अपनी घबराहट पर एक लम्हे में काबू पा लिया था। और नंबर 3 इसने मुझे नए थानेदार की हैसियत से पहचान लिया था। बात खत्म करते इसने हमें अंदर आने का इशारा भी कर दिया, लिहाजा हम डेरे में दाखिल हो गए। कुछ ज्यादा सहन में 3-4 चरपाइयां बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर चादर बिछी हुई थी। हम दोनों इस पहलवान नुमा शख्स की मैयत में चलते हुए चरपाइयों के करीब पहुंचे तो उसने चादर बिछी चरपाई की जानिब इशारा कर दिया। अब वो मजीद संभल चुका था। बैठिए माई बाप, मेरे लिए क्या हुक्म है? हम बैठने नहीं आए। मैंने डेरे पर इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारा साथी कहीं नजर नहीं आ रहा, इम्तियाज अपने घर गया है। इसने जवाब दिया और इस जवाब ने मुझे बता दिया इस वक्त मैं याकूब उर्फ से हम कलाम था। इसकी बीवी बीमार है। फिर वो मायनी खेज अंदाज में हंसर बोला, नकवा इस अहमक को गाहे बगाहे इस तरह बेवकूफ़ बनाती रहती है। कल भी उसकी बीमारी का बताकर चला गया और आज भी इसने यही किया है। लगता है मुझे चौधरी साहब को बताना पड़ेगा। मैं डेरे पर अकेला तो नहीं रह सकता ना, या तो चौधरी साहब इम्तियाज की बीवी का इलाज करवाए या फिर यहाँ के लिए कोई दूसरा बंदा दे। अब देखिए ना, मैं आपकी कोई खिदमत दुश्मत भी नहीं कर सकता। अगर दूसरा बंदा मौजूद होता तो मैं इसे भेज कर आपके लिए कुछ मंगवा लेता। इसने सांस लिए बगैर मुझे जितनी मालूमात फराहम कर दी, मैंने इनके लिए एक भी सवाल नहीं किया था। इससे जाहिर हुआ वो महज ऊपर से संभला था, अंदर इसके अब भी अच्छी खासी गड़बड़ चल रही थी। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए खालिस थानेदाराना लहजे में कहा, कूबा तुम हमारी खिदमत के लिए ज्यादा परेशान ना हो, हम दरअसल तुम्हारी खिदमत करने के लिए आए हैं। तुम्हें चौधरी दिलदार और इम्तियाज की बीवी के लिए भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इनका इलाज मैं खुद अपनी निगरानी में कराऊंगा। तुम अगर अपनी खरीद चाहते हो तो मैं जो भी पूछूंगा इसका ठीक ठीक जवाब देना। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो एकदम बेहद मुतफक्कर हो गया। मैंने कहा, मैं इससे ज्यादा खतरनाक और संगीन बातें कर सकता हूँ। शुक्र करो अभी तुम आजाद खड़े हो, वरना यही बातें करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके थाने भी ले जा सकता हूँ। इसकी उलझन और परेशानी सवा हो गई। मैंने एक खास मकसद के तहत इब्तदा ही में खासा जाहराना रवैया इख्तियार कर लिया था, ताकि इस पर वाज़ेह हो जाए कि मैं ज़रा बखरी टाइप का थानेदार हूँ। वो मुतज़ब्ज़ब हालात में खड़ा सहमी हुई नज़र से कभी मुझे और कभी मुस्तफ़ा को देखता चला गया। फिर लकनत ज़दा अंदाज में बोला, माई बाप बताएं तो सही, आखिर मामला क्या है? मैंने नहायत ही मुख्तर मगर जामे अल्फाज में इससे मामले से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता। आपने जो कुछ भी पूछना है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। आप यकीन करें, बोलते बोलते जुमला दूर छोड़कर खामोश हो गया। इसके अंदाज और घबराहट ने मुझे बता दिया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। मैंने इस डेरे पर मजीद तफ्तीश करना जरूरी ना समझा और याकूब उर्फ कूबा को गिरफ्तार करके थाने ले आया। इसके लिए मुनासिब मकाम तफ्तीश यही हो सकता था।